नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों क्लास 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट हो चुकी है। आज से क्लास 7 की एनसीईआरटी स्टार्ट होगी। किस सब्जेक्ट की? ज्योग्राफी की चल रही थी, इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्लास 12 तक पूरी कंप्लीट करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला चैप्टर पर्यावरण, या जिसे हम लोग दोस्तों इन्वायरमेंट भी कहते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों पहले छोटी सी कहानी है। कह रहा है, लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था, तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियां वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। मतलब कि दोस्तों ये कहानी कहना चाहती है कि जो मानव है वो पर्यावरण में अपनी एक्टिविटीज कर कर चेंजेस लाता है। क्या लाता है? चेंजेस लाता है। ठीक। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट। मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये चीज़ पता चला, हमारे आसपास देखिए पर्यावरण का मतलब क्या होता है? परि प्लस आवरण। अगर आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आएगा परिधन आवरण, मतलब कि चारों ओर का आवरण। ठीक, हमारे चारों ओर का जो आवरण है उसे ही हम लोग पर्यावरण कहते हैं। अच्छा, अब देखिए आगे क्या कह रहा है। पर्यावरण यहाँ पर देखते हैं दोस्तों बॉक्स में, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, बिल्कुल दोस्तों, जो वायुमंडल है वो भी तो हमारे पर्यावरण का हिस्सा है ना, हमारे चारों ओर पाया जाता है। पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, भैया पीने के लिए जल हमें नदियों से, नलकूपों से, कुआं से मिलता है। ये सब पर्यावरण का ही हिस्सा है। जल खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? तो देखिए दोस्तों, कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है। ठीक, देखिए पर्यावरण से हमें क्या मिलती है? वायु मिलती है, जिससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है कि जो भी हम सांस के जरिए ऑक्सीजन ले, उससे हमारा जो फेफड़ा है वो एकदम स्वस्थ रहे। लेकिन अब मानो देखिए कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए अपना ही नुकसान भी कर रहा है। ठीक, कार का जो धुआं है ये इस वायु को प्रदूषित करता है। क्या करता है दोस्तों? प्रदूषित करता है। पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानो मानो कार मिल कारखानों एवं बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ठीक, अब इधर देखते हैं क्या कह रहा था। हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। तो देखिए दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी प्रकृति के द्वारा बनाया गया है वो प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा होगा, लेकिन जो मानव के द्वारा निर्मित है उसे हम लोग मानव निर्मित पर्यावरण कहेंगे। जैसे कि दोस्तों मैदान की बात की जाए, ठीक, जैसे कि नदियों की बात की जाए, तो नदियाँ क्या है दोस्तों? ये प्रकृति द्वारा है। ठीक, इसको मानव ने तो बनाया नहीं है। पहाड़ की बात की जाए, पठार की बात की जाए, मैदानों की बात की जाए, अब मैदान वाला नहीं कि हम लोग जो कोलकाता का ईडन गार्डन है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो मैदान मानव ने बनाया। ठीक, कुछ मानव निर्मित है पर्यावरण और कुछ दोस्तों प्राकृतिक के द्वारा है। अब जैसे मानव निर्मित में ताल आ जाता है, क्या आ जाता है? तालाब। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। नदी, झील, ये सब तो प्राकृतिक है, लेकिन जो ताल है, तालाब है, पौंड, इसको दोस्तों मानव बनाता है और ये मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। देखिए, रवि, परमजीत, जैसे मुस्तफ़ा, आशा सभी यही सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भैया कुछ समय पहले हम लोग तख्त पर
या पलंग पर दोस्तों लेट लेते थे, लेकिन अब हमें चाहिए सोफ़ा बैठने के लिए, है ना। तो बहुत सी आरामदायक चीज़ों के लिए मानव प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है और पर्यावरण में चेंजेस ला रहा है। अच्छा, अब इसे हम लोग देखते हैं। ठीक, यहाँ पर देखिए ये प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक, प्राकृतिक पर्यावरण के अच्छा देखिए घटक कौन कौन से हैं। एक तो दोस्तों प्राकृतिक हो गया, एक मानव निर्मित, और खुद मानव भी दोस्तों पर्यावरण का घटक है। पर्यावरण के घटक में प्राकृतिक में क्या आ जाएगा, वायुमंडल, है ना, जलमंडल, स्थल मंडल, और जो सजीव है जैव मंडल। देखिए सजीव से क्या मतलब है, जैव मंडल से क्या मतलब है, ये वाला जो हिस्सा है। इसका मतलब होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है ऐसा सीमित क्षेत्र जहाँ पर ये स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल आकर मिले। मतलब जहाँ पर आपको जीने की सारी सुविधाएं मिलेंगी उसे ही जैव मंडल कहा जाता है, या उसे ही दोस्तों बायोस्फीयर कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पर आपको स्थल भी मिलेगा, जल भी मिलेगा और वायु भी मिलेगी। ठीक, सब आपको मिलेगा। फिर दोस्तों मानव निर्मित क्या आ जाता है, देखिए इमारतें कौन मानव बनाता है, पार्क मानव बनाता है, पुल मानव बनाता है, सड़कें मानव बनाता है, ट्रेन मानव बनाता है, उद्योग, स्मारक, ये सब के सब मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण का हिस्सा हैं। ठीक, अब आगे है दोस्तों मानव में देखिए क्या क्या आ जाता है। पर्यावरण में दोस्तों मानव खुद भी पर्यावरण का घटक है। एक व्यक्ति दोस्तों, ठीक, हमारे आसपास व्यक्ति भी तो है ना। परिवार दोस्तों ये मानव के द्वारा बनाया गया है। समुदाय, ठीक, मानव से देखिए पहले एक व्यक्ति, ठीक, मानव, फिर एक व्यक्ति से परिवार बनता है, फिर परिवार से दोस्तों समुदाय बनता है, फिर समुदायों का अपना अपना धर्म होता है। ठीक, फिर दोस्तों शैक्षिक जो है शिक्षा, ये सब भी दोस्तों मानव के द्वारा ही बनाई गई है। आर्थिक गतिविधि जितनी भी होती है, राजनीतिक स्थिति, सब दोस्तों कहीं ना कहीं मानव के द्वारा क्रिएट किया गया है या मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ठीक, ये देखिए जीवीय का मतलब है सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। ठीक, ये पर्यावरण की बात हो रही है। कुछ जीवीय होते हैं, कुछ अजीवीय। जैसे कुछ जो सजीव प्राणी होते हैं पादप तथा जंतु, ये जीवीय हैं, और निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल, ठीक, ये अजीवीय में आ जाता है। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। देखिए यहाँ से बहुत प्यारी सी डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। अगर कभी मेंस लिखना हुआ आपको पीसीएस या यूपीएससी का, तो इस डेफिनेशन को आप वहाँ पर यूज कर सकते हैं। क्या है डेफिनेशन है दोस्तों, जीवित प्राणी क्या कह रहा है, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग। देखिए किसी भी जीवित प्राणी के, सिंपल सी बात है, हमारे आसपास का ही तो वातावरण पर्यावरण कहलाता है, आवरण। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, लोग में दोस्तों जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो जितने भी लोग हैं, ठीक, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इंडियन हो, है ना, फ्रांस का कोई हो, कोई पाकिस्तानी हो, कोई दोस्तों इंग्लैंड का हो, ये जितने भी लोग हमारे आसपास पाए जाएंगे वो पर्यावरण का हिस्सा कहलाएंगे। ठीक, स्थान की बात की जाए दोस्तों, स्थान पार्क हो गया, कोई दोस्तों सिनेमा हॉल हो गया, है ना, कोई पिकनिक हॉल हो गया, मतलब ये जितने भी दोस्तों चीज़ें हैं, स्थान है, ये हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक, वस्तुओं में दोस्तों क्या हो जाएगा, वस्तुओं में मेज, कुर्सी, तखत, टीवी, है ना, सोफ़ा, बेड, फ्रिज, ये सब दोस्तों किस में आ जाएगा, हमारे चारों ओर के पर्यावरण के अंतर्गत आ जाएगा। एवं प्रकृति, ठीक, प्रकृति में दोस्तों पेड़ पौधे, है ना, पेड़ पौधे, नदी नाले, है ना, और मैदान, वन, जंगल, ये सब दोस्तों किस में आ जाएगा, हमारे आसपास के पर्यावरण का हिस्सा होगा। ठीक, तो दोस्तों आप समझ, सिंपल से आप समझ गए होंगे, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित होती हैं। अजीवीय की बात हमने कर ली है, स्थल, और जो जीवीय हैं जिनमें जान हो, मतलब कि जैसे पादप और जंतु। आगे कह रहा है जबकि मानवीय पर्यावरण में मनुष्य मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए कुछ दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। पर्यावरण जो दोस्तों वर्ल्ड है, ये एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति, पर्यावरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनवायरनमेंट, और ये जो एनवायरनमेंट शब्द है इसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द के एनवायरोनेर, ठीक, एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। क्या होता है, पड़ोस। तो अगर दोस्तों कभी भी क्वेश्चन पूछ दे कि जो ये एनवायरोनेर शब्द है ये किस भाषा का शब्द है या इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो दोस्तों याद रखना फ्रेंच भाषा के शब्द से हुई है। ठीक,
अब हम लोग पढ़ेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में। भूमि जल वायु, भूमि जलवायु पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। ठीक, कौन? भूमि जल वायु। सिंपल सी बात है, जो प्रकृति द्वारा मिले हुए हों हमें, वो दोस्तों प्राकृतिक पर्यावरण में आ जाएंगे। ठीक, नेचुरल एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। स्थल मंडल, ठीक, भूमि जल वायु पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए हम इन सबके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे, हमने पढ़ भी लिया है ना, क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने कि दोस्तों, अच्छा अभी हम लोग क्लास 7 पढ़े पे। ठीक, क्लास 7 में हमें इसे पढ़ना है अच्छे से कि दोस्तों जो अपनी पृथ्वी है वो 3 परतों से मिलकर बनी है। हालांकि परतें तो काफ़ी परतों से मिलकर बनी है, ठीक, प्याज की तरह पृथ्वी भी कई परतों से मिलकर बनी है, लेकिन जो 3 मेन परत हैं उससे देखिए, अगर हमने मान लिया कि ये पृथ्वी है, एक मिनट रुको जरा, ये मान लीजिए कि ये पृथ्वी है अपनी। ठीक, अब हमने ये मान लिया ये वाला जो हिस्सा है ये, ठीक, ये इधर का मान लिया, ठीक, अंदर की तरफ जल रहे, ठीक, पृथ्वी का हमने मान लिया ये वाला हिस्सा हमने आधा निकाल लिया पृथ्वी का, है ना, बीच से निकाल लिया है 1/4 हिस्सा। अब देखिए दोस्तों, ये जो परत है इसको हम लोग क्रोट कहेंगे, इसको मेंटल कहेंगे। एक मिनट रुकिए, थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं। ठीक दोस्तों, मान लीजिए कि हमने ये वाला जो हिस्सा है इसको मान लिया, ये पृथ्वी का जो है इतना हिस्सा हमने निकाल लिया। तो दोस्तों ये जो ऊपर की परत होती है ये, ठीक, बहुत जो पतली परत होती है, जो बहुत पतली सी परत होती है ना, इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट या भूपर्पटी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपर्पटी। इसमें दोस्तों खनिज पाए जाते हैं, है ना। इसी में दोस्तों मिट्टी की परत होती है पतली सी, ठीक, तो इसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? भूपर्पटी। फिर दोस्तों ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला, ठीक, ये वाला जो हिस्सा है पूरा, इसे हम लोग मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इसे हम लोग मेंटल कहते हैं। और दोस्तों इसमें जो चट्टाने हैं वो पिघले हुए फार्म में होती हैं। कैसे होती हैं? पिघले हुए फार्म में, और काफ़ी ताप और दाब होती है। ठीक, इस परत में चट्टानों में दोस्तों काफ़ी ताप तथा दाब वर्क कर रहा होता है, जिससे ये जो चट्टानें हैं अपने पिघले हुए फार्म में आ जाती हैं। और पिघले हुए फार्म में होगी तो सिंपल सी बात, इसमें कुछ ना कुछ तो गति हो रही होगी। अच्छा, इसमें कन्वेक्शनल करंट भी काम करता है, जिसे हम लोग संवहनीय धारा कहते हैं। जिस कारण दोस्तों ये जो चट्टानें हैं, है ना, जो पिघली हुई चट्टानें हैं, इसमें एक वृत्तीय गति होती है। अब वृत्तीय गति होगी दोस्तों, तो जो इसके ऊपर ये भूपर्पटी वाला हिस्सा है, जिस पर कई प्लेटें हैं, महासागरीय प्लेटें हैं ना, और जो महाद्वीपीय प्लेटें हैं, उनमें सिंपल सी बात है फर्क पड़ेगा, है ना, गति होगी। जिससे दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि जब अपना जो पेंजिया है ये कैसे टूटा, अपनी इंडियन प्लेट कैसे रसियन प्लेट से टकराई, यूरेशियन प्लेट से टकराई, और अपने हिमालय का निर्माण हुआ है। ये सारा खेल दोस्तों जो है वो मेंटल वाली परत का ही है, क्योंकि यहाँ पर जो चट्टानें हैं वो पिघले हुए फार्म में हैं, उनमें वृत्तीय गति हो रही है दोस्तों। इसी वजह से भूकंप भी आता है, ज्वालामुखी पड़ता है। सारा का सारा खेल दोस्तों इसी परत से होता है। और दोस्तों ये वाली जो परत है इसको हम लोग कहते हैं क्रोट, है ना, क्रोट कहते हैं। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि ये किससे बनी है, तो याद रखना ये निकिल तथा फेरस से बनी है। किससे बनी है? निकिल तथा फेरस है। ठीक, आप लोग अच्छे से याद रखना। अब हम लोग चलते हैं आगे, एनसीईआरटी क्या कह रहा है उसको समझ लेते हैं अच्छे से। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है, जो कि अभी हमने बात की, एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। ठीक, स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो दोस्तों ये सिंपल सी बात थी जो कि आप सभी को पता होगी, है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको हम लोग देख लेते हैं अच्छे से।
जो कि हमने बात की दोस्तों, देखिए ये वायुमंडल है, ये जलमंडल है, ये स्थल मंडल है। मतलब कि ये जो है ये एटमॉस्फेयर है ना, ये दोस्तों हो गया हाइड्रोस्फेयर, और ये जो हो गया ये हो गया दोस्तों कहाँ गया, ये हो गया दोस्तों लिथोस्फीयर, ठीक, जिसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। अच्छा, जहाँ पर ये तीनों आकर मिल जाते हैं इसे हम लोग बायोस्फीयर कह देते हैं या जैवमंडल कहते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बना होता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। ठीक, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। देखिए पृथ्वी है दोस्तों, ठीक, आपको पता है अपने ऊपर जो है वायुमंडल है। ठीक, वायुमंडल भी दोस्तों 5 परतों में विभाजित है। एक सबसे नीचे क्षोभ मंडल है जिसमें सारी मौसम की गतिविधियां होती हैं, बारिश है ना, कोहरा, जितनी भी दोस्तों हिमवर्षण है ना, जितनी भी ये सब गतिविधियां होती हैं मौसम से संबंधित, ये सब क्षोभ मंडल में होती हैं। ठीक, और दोस्तों जितनी भी मेन गैसें हैं, ज़्यादातर जो हिस्सा है गैसों का वो भी दोस्तों क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। जैसे कि नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, ये सब क्षोभ मंडल में ही आपको मिलेगा, है ना। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, जो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है ये इस वायुमंडल को थामे रखता है ना। ये जो अगर ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो ये वायुमंडल पृथ्वी से चला जाए कहाँ, अंतरिक्ष में, है ना। फिर पृथ्वी में भी दोस्तों जीवन जो है वो असंभव हो जाएगा, हम सब लोग जी नहीं पाएंगे। ठीक, जीना जो है वो असंभव हो जाएगा। और पहली बात तो दोस्तों जब वायुमंडल नहीं होगा तो पृथ्वी पर तो जो वायुमंडल है वो तो दाब डाल ही रहा है, लेकिन हमारे शरीर पर भी चारों तरफ से वायुमंडल दाब डाल रहा है। ठीक, एक प्रेशर डाल रहा है। हालांकि हमें पता क्यों नहीं चलता है, क्योंकि ये जो प्रेशर है ये चारों तरफ से समान रूप से पड़ता है हमारे शरीर पर, है ना। वरना अगर ये वायुमंडलीय दाब ना हो तो जो हमारा शरीर है इससे दोस्तों जो रक्त की सिराएँ हैं ये बाहर की तरफ काफ़ी वेग से जो है बल लगा रही है, मतलब कि दाब जो है वो लगा रही है, प्रेशर क्रिएट कर रही है ना, जिसको जो है वायुमंडलीय दाब है मतलब कि मैनेज किया रहता है। अगर ऐसा ना हो तो हमारा जो दोस्तों शरीर है ना, या इससे जो है ब्लड बाहर आने लगे और जो हम लोग कुछ ही समय में देह त्याग भी या जीवन त्याग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि ये जो चंद्र मतलब कि जो चंद्रमा में लोग गए थे, है ना, चंद्रमा में कौन गया था आपको पता है। चंद्रमा में जो लोग जाते हैं या अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं, है ना, जैसे कि यूरी गागरिन, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था, यूरी गागरिन। ठीक, तो ये लोग दोस्तों जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो अपने साथ दोस्तों एक विशेष प्रकार का सूट पहने रहते हैं। क्यों पहने रहते हैं, क्योंकि ऊपर अंतरिक्ष में या चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है ना, तो वहाँ पर दोस्तों एयर प्रेशर की ज़रूरत होगी जो कि हमारे जो बॉडी है इसको अच्छे से मैनेज किए रहे, है ना। वरना जो हमारा बॉडी है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे अच्छे से, कि कौन से जो रक्त जो सरिकाएँ हैं दोस्तों वो कार्य करती हैं, वो बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही होती हैं, और वायुमंडलीय जो दाब है उतना ही प्रेशर हमारे शरीर में अंदर की तरफ लगा रहा होता है, जिससे कि चीज़ें जो हैं मैनेज रहती हैं। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। बिल्कुल दोस्तों आपको पता होगा समताप मंडल, देखिए क्षोभ मंडल के ऊपर एक मंडल है समताप मंडल, या जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। उसी में दोस्तों गैस पाई जाती है O3, जिसे हम लोग ओजोन गैस कहते हैं। यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को दोस्तों रोक लेती है। क्या करती है, रोक लेती है, पृथ्वी पर नहीं आने देती है। अगर ये किरणें आ जाएंगी तो जो मानव है वो झुलस जाएगा और कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं, कैंसर टाइप के। ठीक, आगे कह रहा है कई प्रकार के गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होगा। भैया सिंपल सी बात है, वायुमंडलीय में तो सारी मौसम वाली गतिविधियां हो रही हैं, अब मौसम में परिवर्तन होगा। देखिए मौसम में जो लॉन्ग पीरियड मौसम की, या हम कहते हैं वायुमंडल की जो वायुमंडलीय जो दशा होती है, ठीक, वायुमंडलीय जो दशा होती है, अगर हम लोग इसको दीर्घ काल में देखा जाए या मापते हैं तो इसको जलवायु कहते हैं। तो अगर दोस्तों वायुमंडल में परिवर्तन होगा, सिंपल सी बात है मौसम और जलवायु में तो हो ही जाएगा। कैसे होगा दोस्तों, क्योंकि हमें पता है वायुमंडल से दोस्तों ताप निर्धारित होगा। अगर ताप में चेंजेस आएगा तो मौसम में चेंजेस आ जाएगा। कहीं पर दोस्तों अधिक ज़्यादा ठंड पड़ेगी तो कहीं हो सकता है कि तापमान बहुत ज़्यादा पड़ जाए। तो ऐसा दोस्तों अगर वायुमंडल में परिवर्तन होगा तो सिंपल सी बात है मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होना ही होना है। अच्छा, अब हम लोग इसको समझ लेते हैं, पारितंत्र किसे कहते हैं। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, समझ लेना पारितंत्र का मतलब क्या है, वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा देखिए एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, क्रिया करते हैं। और कैसी क्रिया करते हैं अभी हम लोग समझते हैं।
एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। अच्छा देखिए, ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण से कैसे संबंध है भैया? जो जानवर होते हैं वो पेड़ पौधे की पत्तियां फल खाते हैं, ठीक, हम लोग भी खाते हैं किसको? पेड़ पौधे की और पत्तियां को, ठीक, या अन्न खाते हैं, ठीक। अच्छा, अब ये जो जानवर होते हैं दोस्तों, जानवर तो जो शाकाहारी जानवर की बात कर रहे हैं, ये पेड़ पौधे खाते हैं, तो इनको कहाँ मिलती है? पेड़ पौधे की जो ऊर्जा होती है वो इनमें ट्रांसफर होती है, ठीक। और फिर दोस्तों इनसे क्या होता है? जो मांसाहारी जीव होते हैं वो इन जानवरों का मांस खाते हैं ना, जितने कि शाकाहारी जानवर होते हैं उनका मीट खाते हैं। अब शाकाहारी जानवर से मतलब कि जिन पौधों से ऊर्जा ट्रांसफर हुई थी किसमें? शाकाहारी जानवर से। अब शाकाहारी जानवर से दोस्तों वो जो चीज़ें हैं किसमें ट्रांसफर होगी? मांसाहारी जानवरों में। तो यही कहा गया है दोस्तों यहाँ पर कि ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा होता है। बस इस वर्ड का इतना सा मतलब था, ठीक। आगे कह रहा है रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप ने, है ना, ये सब चलिए आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, आगे हम लोग चलते हैं, है ना। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक देखिए, ये काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो दोस्तों याद रखना 5 जून को, ठीक, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेंगे ही, है ना, ये सब चलो ठीक है। अच्छा देखिए, ये बता रहे हैं कि हर अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के जानवर या पेड़ पौधे होते हैं, ठीक। अब इसको हम लोग पढ़ ही लेते हैं, ठीक, अच्छे से, थोड़ा सा समझना जरूरी है इसे भी। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है, ठीक, कितनी मूसलाधार बारिश हो रही है या वर्षा हो रही है। हमने ये चीज़ पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है कि वर्षा हिंदी में कहते हैं, बारिश उर्दू में कहते हैं, है ना, पाउस कहते हैं दोस्तों मराठी में, ये सब हमने, और बंगाली में कहते हैं बौरसा, ठीक, क्या कहते हैं? बौरसा। इंग्लिश में रैन कहते हैं। इससे पहले मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बगानों में लगातार बारिश होती रहती है। तो दोस्तों देखिए, हम ये पहले बात कर चुके हैं कि अपने देश में कई प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी देखिए ज़्यादातर मात्रा में कौन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन या उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, जिसे हम लोग उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन भी कहते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी याद रखना, अपने देश में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। और केरल में दोस्तों क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि हमने बात कर लिया है पहले ही, है ना, जिसने पहले की क्लास से देखी होंगी उन्हें पता होगा। यहाँ पर दोस्तों क्या है? पश्चिमी घाट है, ठीक, क्या है? यहाँ पर है दोस्तों एक पश्चिमी घाट, ठीक, पश्चिमी घाट है। और यहाँ से दोस्तों आपको पता है हमारे यहाँ जो बारिश है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। तो दोस्तों जब ये दक्षिण पश्चिम का मानसून, आपको पता है यहाँ पर कौन सा देश है कि मतलब कि यहाँ पर केरल राज्य है, ठीक। और केरल राज्य के दोस्तों पूर्व में क्या है? पश्चिमी घाट है। अब जब पश्चिमी घाट, ये जब दक्षिण पश्चिम वाला मानसून आएगा तो सिंपल सी बात है सबसे पहले केरल में आएगा। और केरल में आने के बाद दोस्तों ये पश्चिमी घाट से टकरा जाता है और सारी की सारी जो बारिश है, मतलब कि ज़्यादातर जो बारिश है कर देता है कहाँ पर? केरल में। अब ज़्यादा बारिश होने से यहाँ पर क्या पाए जाते हैं दोस्तों? ज़्यादा बारिश होने की वजह से यहाँ पर पाए जाते हैं अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। और यहाँ पर तापमान भी अच्छा खासा पड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि ये दोस्तों आ जाता है भूमध्य सागरीय प्रदेश के अंतर्गत आ जाता है, ठीक। अच्छा दोस्तों, अब जो यहाँ पर तो बारिश हो जाती है, अब आप लोगों के मन में ये आएगा कि जब पश्चिमी घाट के उस तरफ बादल जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो दोस्तों उस साइड बादल नहीं जाते, इसलिए वहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश बनता है या रेगिस्तान जैसा एरिया बन जाता है। इसलिए दोस्तों वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक। फिर कह रहा है आगे, तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे, ये तो केरल की बात होगी। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है। अच्छा अब दोस्तों देखिए, राजस्थान में इसका एकदम उल्टा हो जाएगा, वहाँ बारिश ही नहीं होती है, बहुत कम होती है ना, 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकड़ एवं रेती नज़र आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। तो दोस्तों ऊँट जो है वो रेगिस्तान में अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक, इसलिए वहाँ पर ऊँट और कटीली झाड़ियाँ मिलती हैं। हीरा ने कहा ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। आप लोग देखेंगे कि कैसे सांप छिपकली ये रेत के अंदर छिप जाते हैं ना। एनिमल प्लैनेट या डिस्कवरी चैनल में आप सभी ने देखा होगा। रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु रवि हैरत में पड़ गया, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं?
क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? तो दोस्तों ये सब जो है चीज़ें जलवायु के अकॉर्डिंग होती हैं। जैसे जहाँ की जलवायु होती है वहाँ के दोस्तों जो दोस्तों भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं ना, मतलब कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं वो वायुमंडल के हिसाब से पड़ने लगते हैं। ठीक, सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंधी पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारतंत्र हो सकता है। बिल्कुल दोस्तों, हर किसी का एक पारतंत्र हो सकता है। जैसे कि रेगिस्तान की बात करें तो रेगिस्तान में दोस्तों जैसे कि छिपकली खा जाते हैं। कौन? छिपकली को खा जाएंगे दोस्तों सांप। फिर सांप को कुछ खाने वाले होंगे जानवर, है ना, वो सांप को खा जाते हैं। इससे भी ऊर्जा का जो है स्थानांतरण हो जा करता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि में उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता है? बिल्कुल बनाता है दोस्तों, है ना। पारितंत्र को आप अच्छे से समझ चुके होंगे। यह वस्तुओं की वस्तु विनिमय जो पद्धति है दोस्तों, आपको पता होगा पहले छोटे में भी जो है वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु मिल जाती थी। ठीक, जैसे कि बहुत से लोग चावल देकर कुछ ले आते थे, बुढ़िया गवाल ये सब आइसक्रीम ले आते थे, ऐसा होता था। ठीक, तो यह वस्तुओं का अदला बदले का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता। मतलब कि वस्तु के बदले वस्तु को देना, यह कहलाती है वस्तु विनिमय पद्धति। आगे चलते हैं हम लोग मानवीय पर्यावरण की बात करेंगे। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था और आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। भैया जो पुराना मानव था, जो पहले का मानव था, उनका जीवन काफ़ी सरल था। उनकी जो इच्छाएं थी है ना, काफ़ी ज़्यादा उनकी ज़रूरतें नहीं थी। वो दोस्तों निर्वाह खेती करते थे। ठीक, मतलब कि झूम खेती करते थे, इधर से उधर जाते रहते थे। जब एक जगह दोस्तों जैसे कि एक जगह कंडीशन चेंज होती थी तो वो दूसरी जगह चले जाते थे। ठीक, जैसे एक जगह बर्फबारी हो रही है तो दोस्तों उतर आते थे, पर्वत से नीचे वाले क्षेत्र में चले जाते थे। कुल मिला के उनका जो जीवन था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरतों से भरा हुआ नहीं था। ठीक, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रकृति में चेंजेस करने की नीड भी नहीं पड़ती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया। अब सिंपल सी बात है दोस्तों, जब मनुष्य फसल उगाएगा, पहले क्या था कि जब इंसान किस पर निर्भर था? जानवर पर। ठीक, जब जानवर को पालता था तो उसको लेकर कहीं भी चला जाता था। ठीक, तो दोस्तों उनका जो जीवन था वो घूमते हुए बीतता था, इधर से उधर, है ना। तो कुल मिला के वो स्थायी मानव नहीं था। ठीक, मतलब कि उनका कोई स्थायी निवास नहीं होता था। लेकिन जब मानव ने दोस्तों कृषि करना आरंभ कर दिया तो सिंपल सी बात है, अब जब कृषि करना आरंभ करेंगे तो उन्हें एक जगह रुकना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों कृषि के कारण ही मनुष्य ने एक जगह रुकना सीख लिया, या एक जगह रुकना उनके मतलब कि उनको रुकना ही पड़ेगा फिर, है ना। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अनुपचाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। ठीक, अब आगे हम लोग समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। ठीक, तरबूज भैया क्यों खाना पसंद है? क्योंकि गर्मी में दोस्तों हमें गर्मी इतनी लगती है और तरबूज जो है दोस्तों रसीला होता है, उसमें पानी की जो कमी है वो भी पूरी कर देता है ना, तो इसलिए दोस्तों हमें ज़रूरत लगती है। और जो मूंगफली है दोस्तों, ठंड में गरम गरम मूंगफली खाने का अलग ही मज़ा होता है ना। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला, ये सब हम समझ चुके हैं। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है। मिजोरम ये सब आगे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं ना राज्य। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं। तो दोस्तों अब हम लोग आगे समझते हैं क्वेश्चन को, है ना। अगर आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा तो आप लोग क्वेश्चन आसानी से कर पा रहे होंगे। ठीक, बहुत ज़्यादा दोस्तों इसमें समझने वाली कोई भी चीज़ नहीं थी। कुछ डेफिनेशन थी, उनका मतलब समझना जरूरी था। ठीक, बाकी जब आगे की जो क्लास होगी उसमें काफ़ी जो चीज़ें हैं उनको डिकोड करके समझना पड़ेगा। ठीक,
पारितंत्र क्या है? तो दोस्तों हमने समझ लिया है जो आसपास जो मनुष्य है ना, या कोई भी आसपास दोस्तों अपने भौतिक तथा रासायनिक आसपास के लोगों के साथ या पेड़ पौधों के साथ भौतिक तथा रासायनिक जो है वो परिवर्तन होता है। क्या होता है? स्थानांतरण होता है ऊर्जा का। ठीक, भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उसे दोस्तों पारितंत्र कहते हैं। ठीक, जिसकी डेफिनेशन हमने अच्छे से पढ़ ली है। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं दोस्तों? जो प्रकृति के द्वारा हमारे आसपास, मतलब कि जो प्राकृतिक तरीके से हमारे आसपास चीज़ें होती हैं उन्हें हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण कहते हैं। प्रकृति द्वारा दी गई, जैसे कि नदी हो गई है ना, नदी हो गई है ना, वन हो गए है ना, और दोस्तों जैसे कि जीव जंतु हो गए, ये सब किस में आएंगे? प्राकृतिक पर्यावरण में ही तो आएंगे। वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया है ना, स्थल हो गया, जमीन हो गई, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण का हिस्सा है। पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो हमने पढ़ लिया था। एक तो हो गया प्राकृतिक पर्यावरण है ना, दूसरा हो गया मानव निर्मित, और तीसरा खुद मानव हो गया। ठीक, तो ये तीनों हमने बात की थी। फिर है दोस्तों मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण दीजिए। तो दोस्तों इसके आप लोग सैकड़ों उदाहरण दे सकते हैं। एक तो दोस्तों हो गया पार्क हो गया, ठीक, दूसरा हो गया दोस्तों स्कूल हो गया, तीसरा दोस्तों आप लोग बता सकते हो कि तालाब हो गया, चौथा आप लोग सड़क बता सकते हो, पुल बता सकते हो है ना। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो आप बता सकते हो। ठीक, स्थल मंडल क्या है दोस्तों? स्थल मंडल हम लोग समझ ही चुके हैं, जिस पर यह एक ठोस भाग होता है। क्या होता है? ठोस भाग होता है, जो कि भूपर्पटी, पृथ्वी की जो भूपर्पटी वाला हिस्सा है, क्रस्ट वाला हिस्सा है, इसे ही हम लोग स्थल मंडल कहते हैं, जो कि एक मिट्टी की पतली परत से ढका हुआ है ना। इसी में पर्वत, पहाड़, पठार ये सब पाए जाते हैं। जीवीय पर्यावरण के 2 प्रमुख घटक क्या हैं? जीवीय पर्यावरण में दोस्तों पादप एवं जंतु आ जाते हैं। ठीक, जैवमंडल क्या है? तो हमने बात कर ली है, जहाँ पर जल मंडल, स्थल मंडल तथा वायुमंडल आकर आपस में मिलते हैं, तो ये जो सीमित एक क्षेत्र बन जाता है जहाँ तीनों के तीनों मिल जाते हैं, उसे हम लोग जैवमंडल या बायोस्फीयर कह देते हैं। फिर इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? मरुस्थल, ताल या वन? तो दोस्तों देखिए, जो मरुस्थल है ये तो प्राकृतिक है, पक्का पता है सभी को। और मरुस्थल इंसान तो सूखा नहीं पैदा कर देगा ना। वन दोस्तों, वन की बात की जाए तो ये भी प्राकृतिक तरीके से होते हैं। और जो दोस्तों ताल है, तालाब, इसको तो लोग बनाते हैं। ठीक, पक्का तालाब, कच्चा तालाब, ये सब दोस्तों मानव बनवाता है। इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? तो दोस्तों जो स्थल है ये मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है। ठीक, स्थल नहीं है क्योंकि ये तो प्राकृतिक है। बाकी धर्म मानव ने बनाया, समुदाय मानव ने बनाया। इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है? तो दोस्तों देखिए, पहाड़ प्राकृतिक हो गया, समुद्र प्राकृतिक हो गया, लेकिन सड़क कौन बना रहा है? मानव बना रहा है, तो ये मानव निर्मित पर्यावरण है। इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है? दोस्तों देखिए, पादप की वृद्धि तो बिल्कुल खतरा नहीं है, ना ही फसल की वृद्धि। ये जो जनसंख्या वृद्धि है यही पर्यावरण के लिए खतरा है। हालांकि ये खतरा नहीं भी होगा अगर जो अपनी जनसंख्या है उसको अच्छे से शिक्षित किया जाए है ना, और उसे जो है दोस्तों पर्यावरण के, मतलब कि पर्यावरण प्रेमी बनाया जाए। ठीक, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए उनमें जागरूकता लाई जाए है ना, और जितने भी दोस्तों ग्रीन प्रोडक्ट है उनका यूज करना सिखाया जाए। अब चलते हैं आगे, क्या कर रहा है? निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। जैवमंडल दोस्तों, जैवमंडल कहाँ पर हो जाएगा? ये वाला जो 5th नंबर है। वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। ठीक, वायुमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। जलमंडल क्या हो जाएगा? जलीय क्षेत्र। पर्यावरण दोस्तों क्या हो जाएगा? जीवों एवं उनके परिवेश के बीच संबंध, यह क्या कहलाएगा? पर्यावरण। दोस्तों आज का जो चैप्टर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। ठीक, अच्छा, बाकी आप लोग ये अपना खुद अगर ये समझे होंगे चैप्टर तो ये बता लोगे मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है, कैसे करता है अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए, ये सब आप खुद से आंसर लिख सकते हैं। ठीक, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना आप लोग। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं है ना, इनके भी आप लोग कई सारे रीजन दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है ना, छोटा सा चैप्टर था, बहुत ज़्यादा पर्यावरण से रिलेटेड इसमें चीज़ें बताई भी नहीं गई हैं, कुछ बेसिक चीज़ें बता दी गई हैं जिसको समझना ज़रूरी था, हमने समझ लिया है। अब कल फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। आप सभी को इस वीडियो में इस चैनल पर बने रहना है, और जिसको वीडियो अच्छा लगे वो लाइक ज़रूर कर देना। ठीक, बाकी दोस्तों जब हमारे पास रिसोर्सेज और अच्छे होंगे तो हम आपकी स्टडी को ईजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए पूरा अथक प्रयास करेंगे। तो दोस्तों जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो ये वीडियो को लाइक करना है ना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, फुल मोटिवेटेड रहिए, अपना ख्याल रखिए अच्छे से। थैंक यू सो मच।